तो जय हिंद दोस्तों। मुझको नहीं पता कि अभी तक आप लोग कितना वीडियो और देख चुके हैं इस साम्यवाद को समझने के लिए, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो पे जो आए हैं यहाँ पे आपको 99.99% हम जब बोलते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल आएगा कि ये साम्यवाद आखिरकार चीज़ क्या है। साम्यवाद को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो भी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो भी, हर चीज़ में साम्यवाद का आप लोग देखने को मिला होगा। बहुत जगह साम्यवाद और समाजवाद, ठीक है। हालांकि समाजवाद के ऊपर तो आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम अगर 99% बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपका भी योगदान अगले 40 मिनट तक रहने वाला है, ठीक है। 40 मिनट हम आपको इस लेक्चर पे बांध के रखेंगे कि साम्यवाद क्या है। तब न समझ में आएगा कि 99% हम क्यों बोल रहे हैं। ये 5-6 मिनट का लेक्चर नहीं है, ठीक है। आप लोग अभी तक जितना भी वीडियो देखे होंगे 6 मिनट 10 मिनट, तो उतना देर में ये साम्यवाद का लफड़ा समझ में नहीं आएगा। हालांकि 40 मिनट भी इसके लिए कम है, ठीक है। 40 मिनट में भी साम्यवाद को अच्छा तरीक़ा से ख़त्म नहीं किया जा सकता। यदि हम लोग रूस का इतिहास हम लोग देखें, चीन का देखें, कैसे कैसे विकास हुआ। रूस का ही जब साम्यवाद का विकास जब रूस में हो रहा था तो वहाँ से ही हम लोग को बहुत कुछ साम्यवाद से हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि साम्यवाद के बारे में जानने को मिलता है। तो यदि आप लोग को रूस के बारे में नहीं पता, 1917 की जो क्रांति हुई, लेनिन साहब जो थे, तो वो लोग क्या धारणा रखते हैं, वो लोग क्या किए नहीं किए, ये सब यदि आप लोग को नहीं भी पता तो भी हम ट्राई करेंगे कि ये साम्यवाद को आपको अच्छा तरीक़ा से इनपुट कर देने का, ठीक है। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक 40 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए और यहाँ से आप साम्यवाद का कॉन्सेप्ट आप लेके जाइए, ठीक है। साम्यवाद का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। ये इंट्रोडक्शन में ही 2-3 मिनट हम ले लिए, क्योंकि अगला 40 मिनट तक आपको रोक के रखना है। इसीलिए मेरा पर्पस ये है कि 40 मिनट तक आप बिना स्किप किए देखिए, आपको साम्यवाद अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। और 40 मिनट तक आपको लगेगा कि अगले 40 मिनट में आपको लगने लगेगा कि चलो मैं भी साम्यवाद बन जाता हूँ, ठीक है ना। ऐसा साम्यवाद आपको समझ में आएगा कि आप लोग साम्यवाद की तरफ इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको आसान भाषा में समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको किताबी भाषा में समझेंगे, ठीक है। इसको दोनों वे में समझेंगे, आसान भाषा में भी जिस तरह की आपको समझ में आ जाए, और एक किताबी लैंग्वेज में भी जो कि अपने द्वारा ही लिखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, साम्यवाद को समझने के लिए थोड़ा सा समाजवाद के बारे में जानना पड़ेगा। समाजवाद, हालांकि इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। आज सिर्फ समाजवाद के बारे में इतना बोलते हैं कि ये जो है पहले सरकार को रखता है, उसके बाद आम जनता को रखता है, ठीक है। ये हो गया आम जनता, मतलब बीच में राज्य है, उसके बाद ये लोग आम जनता लोग उसके बाद आता है। अभी मोटा मोटी समाजवाद को इतने समझना है। समाजवाद के ऊपर जब फिर से 40 मिनट का लेक्चर लेके आएंगे तब समाजवाद अच्छा तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि समाजवाद के ऊपर लेक्चर लेके आए या नहीं, ठीक है। तो समाजवाद में क्या हो रहा है, राज्य को बीच में रखा जा रहा है और राज्य को ये अधिकार दिया जा रहा है कि तुम जो है डिस्ट्रीब्यूट करो बाकी जनता में। राज्य को अधिकार दिया जा रहा है जनता में डिस्ट्रीब्यूट करने का। वहीं साम्यवाद का यदि बात करें अपन लोग, साम्यवाद क्या है, ये अच्छा से लिखाता नहीं है ये वाला मैं, ठीक है, थोड़ा उसमें ध्यान देना है। अरे यार तुम जाओ, एरोप्लेन मोड में डाल देते हैं सबसे पहले, दिक्कत होता है नहीं तो। एरोप्लेन मोड में डाल देते हैं तब सही रहेगा। चलिए, तो साम्यवाद राइटिंग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये पेन से लिख रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा जो है ना अच्छा से लिखाता नहीं है मोबाइल में ये सब चीज़। तो साम्यवाद का क्या विचारधारा है, साम्यवाद का विचारधारा है कि बीच में राज्य का रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान ही समाज का गठन करेगा और फिर वही देश चलाएगा, वही राज्य चलाएगा, वही सब कुछ करेगा। मतलब ये है कि इसमें राज्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको। समाजवाद में राज्य का कॉन्सेप्ट है, साम्यवाद में राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अभी तक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी हम लोग और आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये बहुत लंबा टॉपिक है, 40 मिनट का ये कवर होने लायक टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हम ट्राई करते हैं कि आपको समझा देने का। रूस की क्रांति नहीं भी पढ़े फिर भी हम लोग को साम्यवाद जानने से पहले थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स के बिना साम्यवाद अधूरा है, ठीक है। देखिए साम्यवाद, अरे यार, साम्यवाद का क्या है, 1848 तक साम्यवाद के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया था।
कि साम्यवाद क्या होता है, नहीं होता है, किसी समाज को पता नहीं था 1848 से पहले, ठीक है। लेकिन 1848 में कार्ल मार्क्स का एक बुक आता है, बुक का नाम रहता है साम्यवाद। बुक का क्या नाम रहता है? बुक का नाम रहता है साम्यवाद घोषणा पत्र। साम्यवाद घोषणा पत्र रहता है किताब का नाम, ठीक है। ये सब नोट्स आपको पीपीटी में मिल जाएगा टेलीग्राम में। आप लोग सभी को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। सब नोट्स को वहीं पे दे देंगे, आपको अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहना है क्या बोल रहे हैं। तो 1848 से पहले साम्यवाद के बारे में कोई नहीं जानता था। 1848 में कार्ल मार्क्स, जो कि एक प्रसिद्ध जो है दार्शनिक हुए, जर्मन के दार्शनिक ये हुए, इनके बारे में पढ़ना ही एक रोमांचक बात है। जर्मन दार्शनिक है ये, और इनके बारे में कहा जाता है, कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है, इनका नाम जो है दुनिया में बहुत को दैत्य के समान लेता है और बहुत को इसको भगवान मानता है। कार्ल मार्क्स को इतना बड़ा कोटेशन इसके लिए कहा जाता है कि आधा से ज़्यादा दुनिया इसका खिलाफ है और आधा से ज़्यादा दुनिया इसके पक्ष में है। कार्ल मार्क्स यदि आप नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल कार्ल मार्क्स को कभी ना कभी समय निकाल के कार्ल मार्क्स ज़रूर पढ़ लें। कार्ल मार्क्स पढ़ने से क्या होगा कि जीवन का थोड़ा मोड़ा सारांश पता चलेगा, ठीक है। जीवन का बहुत कुछ पता चलेगा कार्ल मार्क्स का इतिहास पढ़ने से, कार्ल मार्क्स का जीवनी पढ़ने से, कार्ल मार्क्स का विचारधारा पढ़ने से। उसके बाद आप मार्क्सवादी बन जाओगे, ठीक है। खैर उधर उतना डीपली नहीं जाते अपन लोग अभी। उधर का भी यदि वीडियो आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग कार्ल मार्क्स पे वीडियो हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो 1848 से पहले साम्यवाद के बारे में किसी को नहीं पता था। साम्यवाद घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स के द्वारा लॉन्च किया जाता। तो ये जो साम्यवाद घोषणा पत्र जो किताब प्रकाशित किया जाता, इसी के तहत एक समाज का गठन किया जाता जिसको कि बोला जाता है साम्यवादी समाज, ठीक है। एकदम बेसिक पे हम लोग चल रहे हैं, बेसिक लेवल पे ऊपर जाएंगे, इसको बोलता है साम्यवादी समाज। और ये जो विचारधारा, जो साम्यवादी समाज, ये समाज मिलके जो विचारधारा बनाया उसको बोलते हैं साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा उसको कहा गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, साम्यवादी विचारधारा उसको कहा गया। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को जानना बेहतर है। इसमें बोला गया कि किसी समाज के पास, मतलब कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि दिन को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए एक चाहिए कृषक, मतलब कि मजदूर वर्ग, एक चाहिए आपका जाके मतलब भूमि, एक चाहिए भूमि, और एक चाहिए फैक्ट्री, एक चाहिए फैक्ट्री। ये तीनों चीज़ चाहिए किसी को भी दुनिया को चलने के लिए। क्यों? क्योंकि कृषक ही, मजदूर लोग ही फैक्ट्री में काम करेगा, जो उत्पादन होगा उसको मिल बांट के शेयर करेगा। कार्ल मार्क्स का यही कहना था। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया कि ये तीनों का जो एकाधिकार है, ये तीनों का जो एकाधिकार है, कोई एक सिंगल व्यक्ति जो है नहीं रहेगा, सिंगल व्यक्ति नहीं रहेगा, मतलब कि किसी का एक बंदा के ऊपर एकाधिकार नहीं रहेगा, ये खुला रहेगा तो पूरा समाज के लिए खुला रहेगा, सभी कोई का इस पे अधिकार होगा, ठीक है। ये बोला गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझाने का बहुत तरीका है, आप लोग बस निफिक्र 40 मिनट तक सुनते रहना। गारंटी देते हैं कि 99.99% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 99%, 1% कहाँ जाएगा? 1% यदि आप लोग स्किप कहीं भी किए होंगे तो वहाँ 1% छूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि सभी पर वो चाहता है क्या कि व्यक्ति का अधिकार हो, मतलब कि समाज का अधिकार हो, व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है। और क्या चाहता है कि किसी समाज के पास, किसी समाज के पास मतलब किसी एक व्यक्ति के पास अधिक पैसा ना हो, किसी एक मतलब कि वर्ग के रूप में ना बटा हो या फिर कोई एक देश ना हो। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है साम्यवाद, ठीक है। साम्यवाद कहता है कि किसी के पास अधिक पैसा ना हो, पैसा किसी के पास ना हो, कोई भी प्रकार का वर्ग ना हो, और ना ही एक देश हो, पूरा दुनिया को एक देश माना सॉरी, थोड़ा गला फंस रहा है। पूरा दुनिया को जो है एक देश माना जाए, सभी दुनिया को एक देश माना जाए, किसी भी प्रकार का वर्ग ना हो, कोई ऊंचा जाति नीचा जाति, ऊंच नीच का किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, और किसी के पास पैसा ना हो। पैसा यदि नहीं होगा तो भेदभाव भी नहीं होगा। यदि आपको समाज को बांटने के लिए कहा जाए, ठीक है, यदि मान लें आपको कोई बोलता है कि समाज को बांटो, आर्थिक स्थिति में समाज को बांटो, तो आप उसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक स्थिति होगा गरीबी वाला और एक स्थिति होगा अमीरी वाला। अब बोलिएगा मिडिल क्लास वाला लोग कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास वाला भी गरीबी ही होता है, ठीक है। वो बस अपने आप को थोड़ा जो है ना गर्वान्वित महसूस करने के लिए बोल देता है हमें जो है मिडिल क्लास वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है।
या तो वो गरीब है या तो वो अमीर है, और अमीर और गरीब का क्या पैमाना है ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। किसी के लिए अलग अमीर का पैमाना होगा, किसी के लिए अलग अमीर का पैमाना होगा, उसी प्रकार किसी के लिए अलग गरीब का पैमाना होगा, किसी के लिए अलग गरीब का पैमाना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। समाज को यदि बांटा जाए तो दो भाग में बांट सकते हैं। तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा साम्यवाद का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसी के ऊपर अमीर और गरीब के ऊपर को ही लेके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। और बेस्ड क्या चीज़ के ये बोलता है क्या कि पूरा का पूरा समाज में आना चाहिए समानता, पूर्ण समानता आना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का वर्ग में भेदभाव ना हो, ना पैसा को लेकर, ना जाति को लेकर, ना अमीर गरीबी को लेकर, ना देश को लेकर, और ना किसी प्रकार का अन्य भेदभाव जो कि समाज में हम लोग का उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का भी भेदभाव ना हो। यही हम लोग बोल सकते हैं कि साम्यवाद है। क्या बोल सकते हैं? यही है हम लोग का साम्यवाद। ये तो हो गया सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये हो गया साम्यवाद। लेकिन इसमें बहुत सारा फैक्टर काम करता है जो कि हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं क्या क्या फैक्टर काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए साम्यवाद क्या है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं साम्यवाद। 1840, यहाँ 48 होगा, ठीक है। 1848 से पहले इसका उपयोग नहीं होता था। यह लैटिन कम्युनिस्ट से लिया गया, जिसका अर्थ होता है साझा या सामान्य। अच्छा, एक बात और कि हम लोग को ये पढ़ने का क्यों ज़रूरत पड़ा, कि आप लोग को पता है कि कम्युनिज्म जो है हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, साम्यवाद हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग जो अभी जो हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग को मिला था सन्यात सेन। चाइना आगे जाके साम्यवादी बन जाता है, इसी का हम लोग इतिहास को हम लोग जानने का ट्राई कर रहे हैं। हम आपको बोले थे कि जब भी बताएंगे तो पूरा जड़ से बताएंगे, हवा वाला जो है नहीं बताएंगे, मतलब कि पूरा अच्छा तरीका से समझ में, क्योंकि हम लोग को हिस्ट्री आगे लेके चलना है। इसलिए सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए पास नहीं होना है, ठीक है, हिस्ट्री को आगे लेके चलना है, इसीलिए सब कुछ के ऊपर ध्यान देना होगा। साम्यवाद तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवाज़ तवाज़ पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि आज को टेस्ट नहीं किए हैं कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो साम्यवाद समझ गया कि साझा या सामान्य। और एक इसका अर्थ होता है साम्य का मतलब होता है समानता, साम्य का मतलब होता है समानता, और वाद का मतलब होता है सभी जगह लाना, मतलब कि समानता का लाने का जो प्रयास है वही साम्यवाद कहलाता है। ठीक है, इतना हम उम्मीद करते हैं कि ये जितना तरह का अभी जो हम साइड में जितना तरह का भी आप लोग को बताएं बहुत कुछ, मतलब कि ये सब पेज में जो भी बताएं, उम्मीद करते हैं ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में बता सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत पावर है, हमसे ज़्यादा पावर आप ही के पास है। कमेंट करके आप हमको उसका फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो साम्यवाद को कई मार्क्सवादी समाजवाद भी कहते हैं। अब हम आपको बताएं कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या बेसिक डिफरेंस है। दोनों का मोटो है समानता लाना, समाज में समानता लाना दोनों का मोटो है, ठीक है, लेकिन दोनों का तरीका बहुत अलग अलग है, दोनों में विषमता भी बहुत कुछ है। साम्यवाद, बहुत सारा मार्क्सवादी मानते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद एक ही चीज़ है, लेकिन यह बिल्कुल एक चीज़ नहीं है। समाजवाद तथा साम्यवाद ये दोनों ही मानव की समानता पर बल देता है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। इनका उद्देश्य, इनका साधन, इनका कार्य क्षेत्र, ये सभी पद्धति में बहुत अंतर होता है ये सब का। ठीक है, लाल पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। स्वयं मार्क्स कहते हैं, लाल पेन नहीं आया क्या? हाँ, आ गया। स्वयं मार्क्स कहते हैं समाजवाद साम्यवाद की प्रथम सीढ़ी है। समाजवाद जो है वो साम्यवाद की प्रथम सीढ़ी है, मतलब कि यदि साम्यवाद की हम लोग कल्पना करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक हम लोग समाजवाद का बात करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि साम्यवाद आने की स्थिति में पहले समाजवाद होता है। साम्यवाद की स्थिति में पहुंचने से पहले हम लोग को समाजवाद से गुजरना होगा, जो कि अभी हम लोग समाजवाद से ही गुजर रहे हैं। भारत समाजवादी देश है, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। इसमें राज्य को ज़्यादा ताकत मिला है अपेक्षाकृत जनता को। वैसे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लेकिन राज्य का अधिकार होता है। हालांकि अभी पूरा अधिकार जनता के ही हाथों में है, ठीक है, ये बात पे ध्यान भी देना है। तो अभी तक समझ में आ गया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि 1848 से पहले, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा। 1848 से पहले जो है समाजवाद साम्यवाद के बारे में कोई नहीं जानता था। कार्ल मार्क्स जो पुस्तक लॉन्च करते हैं साम्यवाद घोषणा पत्र जो पुस्तक लॉन्च करता है, उसके बाद साम्यवाद को सब कोई जाना
उसके बाद साम्यवाद इतना अच्छा सबको कॉन्सेप्ट लगा कि सब कोई इसको अपनाना चाहा। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम लोग बहुत डीपली उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, अभी हम जो जो बोले सब कुछ वही है, बस उसको ये लिखने वाला टर्म है। बहुत को कमेंट करते हैं कि नोट्स दे दिया कीजिए, नोट्स दे दिया कीजिए। तो ये नोट्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मतलब कि जो बोल रहे हैं वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। बस ये है कि ये एक तरह से अपना लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको समझाने वाला लैंग्वेज में बता रहे हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य साधन, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति में बहुत अंतर है। मार्क्स कहते हैं समाजवाद साम्यवाद का प्रथम सीढ़ी है। उसके बाद साम्यवाद की जन्मदाता कार्ल मार्क्स थे। अभी हम आपको बताएं ही कार्ल मार्क्स कैसे थे, किंतु अलग अलग देशों में इसका जो है जन्मदाता अलग अलग रहा है। जैसे कि रूस में अलग, रूस में कौन, रूस में लेनिन। और वहीं चीन का बात करें तो चीन में कौन, चीन में माओ त्से त्यूंग। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक माओ त्से त्यूंग ही रहने वाला था, लेकिन साम्यवाद के बारे में बीच में चर्चा उड़ गया, तो इसीलिए हमको ये लगा कि पहले साम्यवाद को आप लोग को बता देना चाहिए, उसके बाद माओ त्से त्यूंग के बारे में उसके बाद बताएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या है कि आंसर तो रेडी हो ही जाएगा, हम ऐसा समझाएंगे कि आपको समझ आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा कि ये जो है माओ त्से त्यूंग जो है साम्यवादी क्यों धारणा अपनाया हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला चीज़ आप लोग को काम देगा चाइना का इतिहास जानने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग अभी ही देख रहे हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग, रूस में लेनिन स्टालिन हो गया, चीन में माओ त्से त्यूंग हो गया, और अपने अपने ढंग से साम्यवादी की व्याख्या किया। इन लोग सभी को ही, ये क्या मजाक है, इन लोग सभी को ही जो है ना अपना अपना साम्यवादी का अलग अलग व्याख्या किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें क्या क्या हम बताएं, साम्यवाद के बारे में क्या क्या बताएं, दोनों में क्या डिफरेंस है, मार्क्स इसके बारे में क्या बोलता है कि पहला पीढ़ी है समाजवाद, उसके बाद का साम्यवाद है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसका लास्ट में फिर एक बार हम लोग समरे कर देंगे, तब ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से मज़ा आएगा। अब देखिए, स्थानीय भिन्नता के बावजूद भी कुछ विशेषता ऐसी है जो सभी साम्यवादी सरकार में रहता है। अब वो क्या है, और वो है आर्थिक एवं राजनीतिक समानता। सभी साम्यवादी जो है सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर बल देता है। अब देखिए, हर देश में साम्यवादी का अलग अलग प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। साम्यवादी का सभी जगह अलग अलग प्रारूप, सभी साम्यवादी अलग अलग, सरकार अलग अलग कुछ चाहती है, लेकिन सभी का मोटो जो है ना वो है सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, सबका मोटो वही है। बस साम्यवादी सरकार अलग अलग गठन हो गया था। ठीक है, साम्यवाद समाज की वह व्यवस्था है जहाँ पर राज्य और वर्ग की अनुपस्थिति हो तथा उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। इसको हम आपको बताएं क्या बात यहाँ पे किया जा रहा है कि मतलब कि साम्यवाद जो है वो किसी एक का, जो तीन वर्ग जो हम आपको बताए, तीनों में किसी एक का एकाधिकार ना हो, बल्कि वो पूरा का पूरा समाज का हो, सभी कोई को समान अधिकार उसमें प्राप्त हो। और जिसके पास ज़्यादा क्षमता है, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, उसके पास ज़्यादा साधन अवेलेबल रहेगा। जिसके पास ज़्यादा काम करने का योग्यता है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके पास कम करने का योग्यता है उसको कम काम करना पड़ेगा। जो काम कम कर रहा है उसका मतलब कि आवश्यकता उसको कम है, उसको कम चीज़ मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यही वाला बात किया गया कि साम्यवाद समाज की वह व्यवस्था जिसमें कि वर्गों की अनुपस्थिति होगा, मतलब कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव जो कि समाज में समानता लाने में अवरोधक है उसको पूर्ण रूप से साम्यवाद नकारता है। ठीक है, साम्यवाद को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होंगी तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य और योग्यता अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा। इसका मतलब ये है कि साम्यवाद एक ऐसी धारणा है, धारणा मतलब अबे यार थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाता है ना, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। साम्यवाद मतलब कि एक ऐसी धारणा, एक ऐसा है जिसमें कि व्यक्ति जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है, उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि न्यूनतम जिसको कि मान लीजिए कम चाहिए, जिसको कि कम चाहिए उसको कम साधन मिलेगा, जिसको ज़्यादा साधन चाहिए उसको ज़्यादा साधन मिलेगा। लेकिन जिसको ज़्यादा साधन चाहिए उसको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और जिसको कम चाहिए वो कम काम करेगा, कम उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यही बात कहता है आपका जाके
कम्युनिज्म साम्यवाद यही बात करता है कि जिसको जितना अधिकार है, जिसको जितना सामर्थ्य है, वो उतना काम करे और उतना पैसा वो गेन करे। पैसा का मतलब लाभ कमाने से है, पैसा हो या चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है। योग्यता अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा उसको। ये सब का हम लोग लास्ट में जाके समरे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे 40 मिनट थोड़े हम ले लिए हैं आप लोग से, ऐसे 40 मिनट नहीं लिए हैं। आप लोग एकदम इत्मीनान से रहिए, इत्मीनान से समझिए। 40 मिनट वक्त ले रहे हैं, 40 मिनट का समय ले रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज का बात करेंगे ज़रूर, ठीक है। बोर्ड पे हम लोग ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखने वाला चीज़ है, इसीलिए। तो साम्यवाद घोषणा पत्र में कहा गया है कि साम्यवाद अपने शाब्दिक अर्थ में क्रांतिकारी प्रणाली का सिद्धांत है। घोषणा पत्र कौन सा? मार्क्स का घोषणा पत्र, कार्ल मार्क्स का घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र। ये जो किताब था 1848 में जो लॉन्च किया गया था, उसमें यह कहा गया है कि क्रांतिकारी प्रणाली का सिद्धांत है ये साम्यवाद। क्रांति होना जरूरी है इसमें। तो यहाँ तक कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग में दोनों का बीच जो है टक्कर होना चाहिए। मजदूर और अमीर लोग, पूंजीपति वर्ग, दोनों का बीच युद्ध होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही एक समतामूलक समाज का स्थापना किया जा सकता, एक मस्त सा समाज का स्थापना उसके बाद ही किया जा सकता। क्योंकि कोई भी पैसा वाला रईसी आदमी रहेगा ही नहीं, तो उसके बाद समाज अपने आप हो जाएगा कंट्रोल में। समाज पूरा एकदम अपना, जिसको जितना काम करना है, जिसको जितना चाहिए उतना काम करो भैया, उतना उसको पैसा मिलेगा, उतना उसको संसाधन मिलेगा। सुनने में तो बहुत मस्त कॉन्सेप्ट लग रहा है साम्यवाद, क्या सुनने में नहीं मस्त लग रहा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सब एक समान होगा, कोई भी देश एक नहीं होगा, सब पूरा संसार एक देश होगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिसको कम साधन मिला वो ज़्यादा साधन की ओर भी अग्रसर हो सकता है, जिसको ज़्यादा साधन मिल रहा है वो थोड़ा और ज़्यादा साधन के लिए अग्रसर होता है। इससे व्यापारवाद को भी बढ़ावा मिलता है। खैर उधर वाला कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग का माइंड होचो पोचो हो जाएगा। वैसे भी ये सब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इत्मीनान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो उसमें घोषणा पत्र में ये कहा जाता है कि वह उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर पूंजीवाद को साम्यवाद में बदला जा सकता है। तो पूंजीवाद एक नया टर्म आ गया, इसको भी आप लोग को अलग से जानना है, ठीक है। बस हम अभी इतना बता देते हैं कि पूंजीवाद एक ऐसा समाज है जिसमें कि अमीर लोगों का चलता है, ठीक है। सीधा सीधी नॉर्मल सी बात हम यही कहते हैं कि जिसमें का पूरा अधिपत्य अमीर वर्गों के हाथ में, मतलब कि 90% या 95% व्यक्तियों 5% व्यक्ति के पास 95% संसाधन अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी का 95% के पास 5% संसाधन अवेलेबल है। एक तरह से इसी को आप पूंजीवाद बोल सकते हैं, ठीक है। पूंजीवाद देश आप इसी को बोल सकते हैं सरल भाषा में। हालांकि ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है इसका भी। ये जो साइड में डीजे बीजे बज रहा है इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। बहुत टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं कि इन लोग का आवाज़ सुनाई ना दे, लेकिन इलेक्शन हो रहा है तो होगा ही वो सब। तो समझ में आ गया, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी यही बोला जा रहा है, और जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना ही संसाधन दिया जाएगा, उससे ज़्यादा संसाधन उसको नहीं दिया जाएगा। कोई मान ले कि हस्त पुस्त व्यक्ति है जिसका 2 हाथ है 2 पैर है और सब काम कर सकता है, तो उसे ज़्यादा काम करवाया जाएगा, उससे ज़्यादा काम करवाया जाएगा, बदले में उसको उतना पैसा भी दिया जाएगा। अब मान ले कोई दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, मान ले कोई दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो दिव्यांग व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं कर सकता तो इसको आवश्यकता भी तो थोड़ा सा कम ही होगा, इसके तुलना में ख्वाहिश भी थोड़ा सा कम ही होगा, आप इस तरह बोल सकते हैं। हालांकि कोई कोई है जो कि मन से सुदृढ़, आप लोग वैसे अदर वे में नहीं लेना इस बात को, कोई कोई व्यक्ति है जो कि मन से इतना सुदृढ़ होता है कि दिव्यांग होने के बावजूद वो अपने आप को दिव्यांग घोषित नहीं करता, पूरा लगन मेहनत आग जलता है वो लोग का, तो वो लोग भी ज़्यादा काम करके ज़्यादा अर्न करते हैं वो लोग भी, ठीक है। इसीलिए दिव्यांग को हल्के में नहीं लेना है गुरु। अभी आप लोग के सामने बहुत सारा मिसाल है। सबसे बड़ा मिसाल तो वो क्या नाम है उनका, एक खगोल शास्त्री जो रहे थे कुछ दिन पहले ही, व्हील चेयर पे उनका पूरा शरीर पैरालाइज था, उनका नाम भूल रहे हैं। अच्छा, आपके यदि याद आता है उनका नाम तो उनका नाम आप लोग बता दीजिएगा। व्हील चेयर में जो रहते थे, जिनका सिर्फ दिमाग काम करता था, ठीक है, और वो पूरा दुनिया को वो देखते रहते थे, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है इसके बारे में उनका अध्ययन रहता था, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ याद है, बस नाम ही याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना अगर याद है आप लोग को तो, ठीक है। आप लोग से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और बदले में सिखाते भी हैं कुछ कुछ। तो यही बात यहाँ पे किया गया, ठीक है।
अब देखते हैं इसके आगे क्या बात किया गया है। इसके आगे बात ये किया गया कि इसके दो आवश्यक सिद्धांत हैं। अब साम्यवाद का सिद्धांत भी होगा। सिद्धांत का मतलब ये कि वो किसके ऊपर काम करेगा, साम्यवाद किसके ऊपर काम करने जाएगा। तो हम आपको बता ही दिए किसके ऊपर काम करेगा। ये काम करेगा वर्ग संघर्ष के ऊपर। वर्ग संघर्ष का मतलब कि जितना भी गरीब लोग गरीब ही क्यों है, अमीर लोग अमीर होता क्यों जा रहा है। तो ये सब का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स के द्वारा बहुत अच्छा तरीका से बताया गया। हालांकि मार्क्सवाद, ठीक है, ये बात ध्यान देना है कि मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद सब कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मार्क्सवाद को इससे तुलना नहीं करना, लेकिन हाँ, मार्क्स ने जो अपना कल्पना किया है वो साम्यवाद को ही लेकर कल्पना किया है। ठीक है, हालांकि अंतर उसमें भी है, लेकिन फिर भी एक बेसिक टर्म में समझना, क्योंकि हम आपको पहले ही बताएं, क्योंकि साम्यवाद समझने के लिए बहुत कुछ समझना होगा। मार्क्सवाद समझना होगा, समाजवाद समझना होगा, मार्क्सिज्म अच्छा तरीक़ा से जानना होगा, रूस में क्रांति को जानना होगा, बहुत कुछ जानना होगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा मोड़ा उन लोग के उस सब के बारे में जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो ये वीडियो देख के आपको उस सब का ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, सबका सार हम एक ही बार में लेके आए। मेरा वीडियो इसीलिए थोड़ा लंबा रहता है, क्योंकि सब जगह का नॉलेज आपको एक ही बार में दे देते हैं, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो रहता है। लेकिन एकदम आप इत्मीनान से यदि सुनते हैं तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। एक लेक्चर के वे में इसको लेना है। ठीक है, तो देखते हैं वर्ग संघर्ष के ऊपर ही इसका सिद्धांत रहता है कि वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है कि मजदूर लोग भी मतलब आगे बढ़ सकते हैं, मजदूर लोग भी विद्रोह कर सकते हैं, मजदूर लोग भी क्रांति कर सकते हैं। किसके खिलाफ? ऑब्वियस सी बात है कि अमीर के खिलाफ करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? अमीर के खिलाफ करेंगे, क्योंकि अमीर लोग ही तो दबाने का काम करता है। सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति, जिसका अर्थ है हिंसात्मक ढंग से सत्ता प्राप्ति। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, और ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए मार्क्सवाद को थोड़ा मोड़ा आप लोग को समझना होगा कि मार्क्स क्या कहते हैं। इसको समझने के लिए मार्क्सवाद के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, ज़्यादा तो कुछ बता नहीं पाएंगे, थोड़ा सा ही बताते हैं। ठीक है, मार्क्स का मानना है, मार्क्स कहते हैं कि दो वर्ग है, आपको पता ही है, एक वर्ग है मजदूर वर्ग है, एक वर्ग मजदूर वर्ग है, एक वर्ग अमीर वर्ग है। जिसको कि एक शोषण वर्ग, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। ठीक है, मतलब कि जो शोषण कर रहा है, अमीर वर्ग शोषण करेगा, जाहिर सी बात है, अमीर वर्ग गरीब के ऊपर शासन करेगा। तो ये बोला कार्ल मार्क्स के द्वारा, ये कहा गया कि ये लोग अधिक दिन तक वो चीज़ को नहीं सहेगा। एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब क्रांति के लिए ये लोग प्रेरित हो जाएंगे, और यहाँ से क्रांति होना स्टार्ट करेगा, और ये पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देंगे। और वह क्या होगा? वह युद्ध के माध्यम से ही पॉसिबल है। मतलब कि हिंसा का प्रयोग करने के लिए बोला जा गया है। ठीक है, हिंसा का प्रयोग करके ही एक समतामूलक समाज, एक समानता वाला समाज का स्थापना किया जा सकता है। तो ये सब एक बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट है ये सब। ये पूरा माइंड आप लोग का पूरा तरह से खुला है, तब ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छा तरीक़ा से गेन कर सकते हैं। अलग अलग किताब में अलग अलग तरीक़ा से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल तरीक़ा से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या दो सिद्धांत है? एक तो वर्ग संघर्ष के ऊपर जोर देता है, ऊपर से सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति, जिसका अर्थ है हिंसात्मक ढंग से सत्ता प्राप्ति। सर्वहारा वर्ग क्या है? सर्वहारा वर्ग मार्क्सवाद का ही एक जो है कल्पना है। ठीक है, सर्वहारा वर्ग, जिसमें कि मजदूर सबको इंक्लूडेड रहता है। साम्यवाद उत्पादन, वितरण तथा उपभोग, इन तीनों से संबंधित साधनों पर समान स्वामित्व का मांग करता है। अभी कुछ देर पहले हम आपको फैक्ट्री के बारे में बता रहे थे, तो यही चीज़ है वो कि उत्पादन, ठीक है, उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये तीनों के ऊपर एक ऐसा सामंजस्य स्थापित किया जाए कि तीनों एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो। वो कैसे पॉसिबल है? इसका पॉसिबल तभी होगा जब किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये तीनों चीज़ ना दबा दिया जाए। मतलब किसी एक व्यक्ति के ऊपर यदि ये तीनों चीज़ का लोड रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो पूंजीपति वर्ग का समूह है। इसीलिए सभी को अलग अलग, सभी को बराबर हिस्सा दिया जाए। कोई देश नहीं, कोई राज्य नहीं, सभी वर्ग समान, सभी आदमी समान, सब कोई स्वतंत्र रूप से समानता का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इतना समानता कर रहे हैं, तो एक होमवर्क, चलिए आप लोग का होमवर्क रहा, एक होमवर्क जितना भी देते हैं आप लोग को होमवर्क करना है। ठीक है ना? होमवर्क ये है कि पिछला वीडियो में भी हम आपको होमवर्क ये वाला दे चुके हैं। समानता हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट, कितना से कितना अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार हम लोग का है।
आप लोगों को कमेंट करना है ये चीज़ का, ठीक है। तो ये बोलता है कि तीनों का जो है सभी समाज के लिए खुला होना चाहिए ये चीज़। साम्यवाद उत्पादन, वितरण तथा उपभोग इन तीनों से संबंधित खुला होना चाहिए। साम्यवाद चाहता है कि उन लोग मिलजुल कर सहकारी ढंग से उत्पादन करें और सामूहिक रूप से ही उसका उपभोग करें। मतलब सब कोई इसका उत्पादन करे, सभी को मिलजुल कर इसको बनाए, सभी मिलजुल कर शासन करें और उसका उपभोग भी सभी मिलजुल कर करें। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने ज़्यादा उत्पादन कर लिया तो उसको ज़्यादा मिलेगा, नहीं। यदि किसी ने उत्पादन ज़्यादा कर लिया, उसको आवश्यकता यदि उतना नहीं है, यदि उसको आवश्यकता उतना नहीं है तो वो उतना नहीं रखेगा, जिसको कि अधिशेष आप बोल सकते हैं, कृषि अधिशेष बोल सकते हैं, जो कि महाजनपद काल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो साम्यवादी हिंसात्मक तरीका से पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर देना चाहता है। पूंजी व्यवस्था खत्म होगा तभी समाजवाद, मतलब कि साम्यवाद स्थापित किया जा सकता है, एक समानता स्थापित किया जा सकता है। आप अभी भारत के संदर्भ में ले सकते हैं ये चीज़ को कि क्या अभी समाज हम लोग का समानता वाला है, क्या पूंजीवाद अधिक यहाँ पे काम कर रहा है। वैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग चीज़ बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम लोग अभी समाजवाद अधिक समानता हम लोग जी रहे हैं। लेकिन पूंजीवाद का हम लोग देखते हैं कि पूंजीवाद का भी अभी हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सब स्थिति में आपको इकोनॉमिक्स से जोड़ना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल साइंस से जोड़ना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा, तभी एक बेटर वे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। हंसी मजाक में नहीं करना है गुरु, आप सीरियस हो जाना ज़िंदगी में। साम्यवाद राज्य को शोषण का एक ऐसा अंग मानता है जिससे पूंजीपति वर्ग का मजदूर को शोषण करता है। साम्यवाद जो है राज्य को एक शोषण के विरुद्ध शोषण मानता है कि राज्य जो है, राज्य ही जो जनता के ऊपर शोषण कर रहा है, जनता को शोषित करने का काम कौन कर रहा है, राज्य ही कर रहा है। इसीलिए साम्यवाद में राज्य को घोर तरीका से इसको नकारा जाता है कि राज्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए किसी भी समाज में, ये साम्यवाद कहता है, ठीक है। सुन के कितना मज़ा आ रहा होगा, आप लोग को लग रहा होगा कि साम्यवादी बन जाते हैं, साम्यवाद से इतना इन्फ्लुएंस कि वाह क्या बात है, ऐसा समाज जिसमें कि किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग भेदभाव ना हो, ऊंच नीची, कोई भी कहीं भी पानी जाके पी सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी बस सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है। क्या मस्त कॉन्सेप्ट लग रहा होगा ना। लेकिन अभी इसका हम लोग आगे जाके आलोचना देखेंगे, ठीक है। इतना जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है। हम आपको बताएं कि 38 मिनट तक आपको लगेगा कि साम्यवाद को ही अपना लिया जाए, लेकिन लास्ट का 2 मिनट आपको लगेगा कि ना भैया साम्यवाद अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। बस वो 2 मिनट के लिए आप लोग वेट करो, लास्ट के लिए बिना स्किप के आप लोग देखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक समरी हम लोग पूरा जितना भी अभी तक पढ़े हैं सबका समरी हम लोग लास्ट में निकालेंगे, बहुत ईजी वे में, आसान तरीका से। राज्य को अंत करने के पक्ष में उनका मानना है कि साम्यवाद को स्थापना के बाद राज्य विलुप्त हो जाएगा। और एक बात देखिए, राज्य जो है ना, साम्यवाद का मानना है, एक और कॉन्सेप्ट है कि साम्यवाद का मानना है कि राज्य भी होना चाहिए। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। साम्यवाद एक तरफ बोलता है कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन साम्यवाद, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि साम्यवाद में राज्य का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि राज्य के माध्यम से ही साम्यवाद का उदय हो सकता है, ठीक है। राज्य का माध्यम से ही साम्यवाद का उदय हो सकता है। पहले राज्य बनेगा, उसके बाद साम्यवाद बनेगा। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाजवाद जो है वो साम्यवाद का पहला सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है समाजवाद, उसके बाद आएगा साम्यवाद, ठीक है। कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कहा जाता है। तो इनके द्वारा यही कहा जाता है कि राज्य अपने आप खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा दिन वेट करना है, राज्य अपने आप खत्म हो जाएगा। और उसके बाद साम्यवाद का उसके बाद कल्पना किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का ऊंच नीच, वर्ग विशेष, किसी प्रकार का ना, जो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं अम्बेडकर का दर्शन। यदि आप लोग अम्बेडकर का दर्शन यदि पढ़े होंगे तो इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता आप लोग को देखने को मिलेगा साम्यवाद से, कि किसी प्रकार का ऊंच नीच ना हो, पूरा दुनिया जो है एक स्वतंत्र आज़ाद पिंजरे की तरह हो, पिंजरा नहीं, स्वतंत्र आज़ाद दुनिया की तरह हो, जिसमें कि सभी आ जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का मत रखा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम जो है नीचे जाति का हो और तुम ये काम नहीं कर सकते हो। ऐसा चीज़ को घोर रूप में नकारते हैं अम्बेडकर साहब भी और फिर कार्ल मार्क्स भी, ठीक है। लेकिन दोनों विचारक में डिफरेंस है गुरु, ये नहीं कि हम बता रहे हैं तो दोनों, हम बस बोल रहे हैं कि दोनों में मैच करना है, जो मैच खा रहा है वो सबको मैच करना है, जो मैच नहीं खा रहा है उसको मैच नहीं करना, सिंपल सी लॉजिक है।
तो साम्यवाद राज्य की शोषण का एक ऐसा, अच्छा ये हो गया ना, राज्य को अंत करने के, ये भी हो गया। साम्यवाद धर्मरोधी है या धर्म को अफीम का समान मानता है। साम्यवाद जो है धर्म को अफीम के समान मानता है। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह मिला होगा अभी तक एग्जाम में। कार्ल मार्क्स कहते हैं धर्म अफीम के समान है, धर्म अफीम के समान है। ये बहुत फेमस कोटेशन है, समान है। ये सौम्याका लग गया लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहते हैं धर्म जो है मनुष्य के लिए अफीम के समान है। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोचने का ट्राई कीजिए। तो कर लिया पॉज, अब थोड़ा देर सोचिए कि धर्म को अफीम के समान क्यों कहा गया है। धर्म को देखिए, धर्म को अफीम के समान इसलिए कहा गया है कि यदि किसी समाज में धर्म को लेकर यदि बात किया जाए कि तुम जो है हिंदू धर्म हो, तुम जो है मुस्लिम धर्म हो, तुम जो है सिख धर्म हो, तुम जैन धर्म हो, फलना चिल्ला जो धर्म भी है, तो इससे क्या होगा कि समाज में एक उच्च नीच का भावना उत्पन्न होगा। समाज में उच्च नीच का भावना उत्पन्न होगा। हिंदू बोलेंगे हम श्रेष्ठ हैं, मुस्लिम बोलेंगे हम श्रेष्ठ हैं, जैन बोलेंगे हम श्रेष्ठ हैं, तो सभी लोग अपने आप को श्रेष्ठ बोलने लगेंगे। और जब श्रेष्ठता की आती है, ये बात हमेशा अपना जीवन में भी अप्लाई कर लेना कि बात जब श्रेष्ठता की आती है, यदि किसी का मन में ये चलने लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसका मतलब ये है कि वो सामने वाला का शोषण कर रहा है। सामने वाला का शोषण कर रहा है, इसका जाहिर सी मतलब ये है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। कोई भी यदि ये बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो मूर्ख आदमी है और वो सामने वाला का शोषण करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये मैं ही वाला कॉन्सेप्ट, इसीलिए धर्म को कार्ल मार्क्स सिरे से नकारते हैं कि नहीं, धर्म होना ही नहीं चाहिए किसी समाज में। कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ के आप लोग सुन के मज़ा आया कि नहीं, कि धर्म जो है होना ही नहीं चाहिए। लेकिन असली दुनिया में ये वैलिड नहीं है। आप लोग को पता ही होगा धर्म अभी हमारे देश में क्या क्या कांड कर रहा है, कहाँ कहाँ तक धर्म के नाम पर हमारे नेता लोग खेलेंगे, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो धर्म को सिरे से नकारता है साम्यवाद, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 15 पेज का पीपीटी, बहुत लंबा पीपीटी बन रहा है लेकिन आप लोग को सब देखना है, ठीक है। यह प्रजातंत्र के विरोध है, यह प्रजातंत्र के विरोधी है और मजदूर वर्ग का तानाशाही का समर्थक करता है। एक ताज्जुब वाला बात यह है कि साम्यवाद को प्रजातंत्र से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग लगता होगा कि लोकतंत्र, हम आपको कल ही बताए थे, मैंने आपको कल ही बताया था कि लोकतंत्र छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, लोकतंत्र भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस ये सब वर्ड को आप लोग बार बार सुने होंगे कि लोकतंत्र, साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद, नाजीवाद, सर्वसत्तावाद, एगो पता है मोहवाद भी हुआ, इटली में मोहवाद, ठीक है। ये सब क्या है, इस सब के ऊपर तो बाद में कभी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। या आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस तरह का यदि आप लोग को और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मुझको लगता है कि इस यूट्यूब में ये जो साम्यवाद मैं बता रहा हूँ, इससे मतलब कि बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। ये कोई 6-7 मिनट का वीडियो नहीं है, ठीक है। 40 मिनट इसमें पूरा का पूरा साम्यवाद कैप्चर होने वाला है, हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ये मजदूर वर्ग का समर्थन करता है, लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का समर्थन करने में राज्य का कॉन्सेप्ट पहले आता है। राज्य रहेगा तभी लोकतंत्र का कल्पना किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ साम्यवाद जो है राज्य को मानवे नहीं करता, तो फिर क्यों वो लोकतंत्र का समर्थन करेगा? जाहिर सी बात है। इसलिए साम्यवाद राज्य का समर्थन नहीं करता है। राज्य का समर्थन बस उतना दूर तक ही करता है जब तक कि साम्यवाद का कल्पना, मतलब कि साम्यवाद स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंदूक जो है राज्य के ऊपर ही रख कर चलाया जाएगा साम्यवादी पर, ठीक है। तो साम्यवाद का यह मानना है कि पूंजीपति और श्रमिकों के बीच युद्ध अवश्यंभावी है, जिसका परिणाम स्वरूप साम्यवाद की स्थापना है। ये सब तो हम बता ही दिए हैं उधर साइड में कि ये लोग मानते हैं क्या कि दोनों का बीच, मजदूर और श्रमिक का बीच, मजदूर और पूंजीपति वर्ग का बीच जो युद्ध आवश्यक है, उसके बाद ही साम्यवाद का कल्पना हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं साम्यवादी समाज एक पूर्ण स्वतंत्र समाज होगा तथा उसमें किसी व्यक्ति पर किसी बाहरी बंधन या नियंत्रण नहीं होगा। ये इसका सारांश है, ये इसका मेन पॉइंट है कि साम्यवाद समाज एक पूर्ण स्वतंत्र समाज होगा तथा उसमें व्यक्ति पर किसी बाहरी बंधन का नियंत्रण नहीं होगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है। और ये आप बताइए, साम्यवाद पढ़ के आप लोग को मज़ा आया कि नहीं? साम्यवाद अभी तो और बचा हुआ है, अभी 4-5 मिनट अभी और बात होगा, ठीक है। 4-5 मिनट तक अभी और आप लोग को सुनना है।
तो साम्यवाद कहता है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा स्वतंत्र समाज का स्थापना करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। कोई अगर आसमान तक जाना चाहे तो वो वहाँ तक भी जा सकता है, बस उसको उस तरह का काम करना होगा, वो वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लास्ट में एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें कि राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सभी लोग इंडिविजुअल हो गए, सभी लोग अपना स्वतंत्रता चाहते हैं। अब राज्य का जरूरत नहीं है। अब राज्य को जरूरी नहीं है कि जनता को बांटेगा समानता, क्योंकि अब जनता का मन में खुद से समानता की भावना आ चुका है। अब राज्य को सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है कि तुम लोग अब समानता की राह पर चलो। ठीक है, अब देखते हैं ये किस किस के ऊपर बल देता है। तो ये बल देता है, इसको बल को मतलब पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में मतलब कि एक आलोचना होता है ना, तो आलोचना का विपरीत जो होता है, मतलब कि विशेषता बोल सकते हैं आप लोग, उसमें बोल सकते हैं कि श्रम को अनिवार्यता करता है। मतलब कि आपको श्रम करना ही पड़ेगा, यदि श्रम नहीं करेंगे तो आपको संसाधन उपलब्ध नहीं होगा, पैसा उपलब्ध नहीं होगा और आपका जीवन यापन चलेगा नहीं। उत्पादन के साधनों में समाज का स्वामित्व, मतलब कि जो भी उत्पादन होगा उसमें समाज का स्वामित्व चाहता है। सरकार का स्वामित्व, राज्य का स्वामित्व नहीं चाहता, उसमें समाज का स्वामित्व चाहता है। उन्नति का अवसर की समानता को, उन्नति का अवसर का समानता, ये इसका बहुत बड़ा विशेषता है कि जो जितना काम करेगा वो उतना ज़्यादा उन्नत होते चलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा समानता। राज्यों की अपेक्षा व्यक्ति पर महत्व देना, मतलब राज्य को ज़्यादा विशेष महत्व नहीं दिया जाता, व्यक्ति या समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर में व्यक्ति है, इसका सेंटर में व्यक्ति है, इसका सेंटर में समाज है। ठीक है, और समाजवाद में क्या है? समाजवाद में सेंटर में राज्य है, उसके बाद राज्य के बाद आता है लोगों का स्थान। अब व्यक्ति, ये साम्यवाद में क्या? साम्यवाद में सभी व्यक्ति ही राज्य है, समझ ले, सभी व्यक्ति ही एक एक राज्य का काम करता है, वो लोग अपना सब कुछ देख रेख कर सकता है। ये हो गया आपका जाके साम्यवाद। तो मोटा मोटी तौर पे यही है साम्यवाद और साम्यवाद। अब एक थोड़ा सा आलोचना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। साम्यवाद का आलोचना थोड़ा सा कर लेते हैं, बिना आलोचना का तो वीडियो अधूरा है। आलोचना में ये होगा कि प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा जो है अब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जिसको जितना जिसको जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, तो वो दूसरा से क्यों कम्पीट करेगा? जिसको जितना आवश्यकता होगा वो उतना काम करेगा, उसको उतना ही क्योंकि पैसा मिलने वाला है, उसको जितना उसको आवश्यकता होगा उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा तो उसको मिलने वाला है नहीं। तो फिर क्यों वो काम करेगा? ज़्यादा काम वो नहीं करेगा। ये सबसे पहला उसका आलोचना है। दूसरा है कि काम का हिसाब से पैसा ना मिलना, काम के हिसाब से पैसा ना मिलना। इसका क्या मतलब है? अभी थोड़ा देर पहले थोड़ा मोड़ा आप लोग उल्टा समझ लिए होंगे बात को, क्योंकि गलती से शायद मुंह से उल्टा ही निकल गया था। तो काम का हिसाब से पैसा ना मिलने का अर्थ है कि जो जितना काम करेगा उसको जितना आवश्यकता है उसको उतना ही तो उसको मिलेगा पैसा। जैसा कि हम आपको तभी बताए थे कि जिसका पास 2 हाथ है 2 पैर है और जो एक अपाहिज व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति है, ठीक है, तो इसका आवश्यकता कम होगा, इसका आवश्यकता थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये थोड़ा कम काम कर पाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा काम कर पाएगा, इसको थोड़ा कम पैसा मिलेगा, इसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसमें एक मोटिवेशन नहीं है मिलता कि सबको पैसा जो है, सबको पैसा आवश्यकता अनुसार ही मिल रहा है तो हम ज़्यादा काम क्यों करेंगे। कोई भी मजदूर आगे जाकर ताकतवर हो सकता है। इसमें क्या होगा? इसका तीसरा आलोचना ये है कि जितना जो ज़्यादा काम करते चलेगा वो थोड़ा करके आगे बढ़ते चलेगा, और एक ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब बहुत ज़्यादा काम कर लेगा तो वो सर्वसत्ता नहीं बन जाएगा। पूरा का पूरा तीनों का जो साम्यवाद का जो मूल ढांचा निर्भर करता है कि तीनों का एकाधिकार, कृषि के लिए मतलब कि मजदूर वर्ग और फिर फैक्ट्री और फिर पैसा। ठीक है, फैक्ट्री, लेबर और ज़मीन, ये तीनों का एकाधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में तो आ जाएगा यदि कोई व्यक्ति ऐसा सरकार के ऊपर, ऐसा समाज के ऊपर यदि निर्भर करेगा कि वो जितना काम करेगा वो उतना आगे बढ़ते चलेगा, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये वाला साम्यवाद नहीं अपनाया जाता है, मतलब कि साम्यवाद को बहुत को नकारते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक, अधिकतर दार्शनिक लोग इनको नकार दिया जाता है साम्यवाद का कल्पना गलत ठहरा दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि कोई भी समाज में प्रतिस्पर्धा यदि नहीं होगा तो वो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। समाज में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। इससे व्यापार में, इससे जनता को लाभ होता है। कंपटीशन का फायदा सीधी जनता को मिलता है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि एक मंडी जाता है
मंडी में 10 रुपया किलो आलू बिक रहा है और ये अकेला है बेचने वाला, तो ये 12 रुपये किलो बेच देगा, क्योंकि इसको आपको खरीदना ही पड़ेगा। यही दूसरा यदि बेचेगा 8 रुपया में बेच रहा है, तो इसको भी 10 रुपया या 8 रुपया में ही बेचना होगा। क्यों? क्योंकि कम्पीट करना होगा इसके साथ। तो इसीलिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी है। इससे जनता को फ़ायदा होगा। यहाँ पे किसको फ़ायदा होगा? ये वाला सिचुएशन में किसको फ़ायदा होगा? इस सिचुएशन में जनता को फ़ायदा होगा। ये नहीं भी रहेगा तो जनता इसके पास जाके 8 रुपये में खरीद लेगा। यदि इसको उड़ा दिया जाता है, यदि मान लें कि वो मार्केट में ये 10 रुपया वाला ख़त्म हो जाता है, 12 रुपया में जो बेच रहा है वो ख़त्म, अब सिर्फ यही बच गया, तो ये क्या करेगा? ये अब अपना 15 रुपये में बेचेगा, क्योंकि इसके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है, प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, तो ये अपना 15 रुपये में बेचेगा। क्या दिक्कत आ रहा? तो ये है आपका एक तरह से साम्यवाद। अब इसको एक तरह से हम लोग कर देते हैं, क्या बोलता है उसको, समराय कर देते हैं। समराय कर देते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक हम लोग क्या क्या पढ़े। वैसे तो स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा वीडियो का आपको सार मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम एक बार सार देने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए, साम्यवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा लॉन्च किया गया था 1848 में। किताब उसका आया साम्यवाद, एक घोषणा पत्र, ठीक है। उसमें यह बोला गया कि साम्यवाद का कल्पना उसमें किया गया, और साम्यवाद एक ऐसा विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा एक ऐसा विचारधारा जिसमें कि जनता को समानता का पाठ पढ़ाया जाता है। किसी भी जनता में किसी भी प्रकार का लिंग, जाति, भेदभाव, रंग के आधार पर, ऊंची नीची के आधार पर, गरीब, निर्धन, अमीर, किसी के आधार पर असमानता नहीं किया जा सकता। यही हम लोग मोटा मोटी साम्यवाद कह सकते हैं। इसमें तीनों वर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वर्ग का जो एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन पॉइंट हम बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग पढ़े। ये धर्म को बिल्कुल नहीं मानता है, ठीक है, धर्म को एकदम बिल्कुल नहीं मानता है। गणतंत्र मतलब कि लोकतंत्र को ये बिल्कुल नहीं मानता है। राज्य को बिल्कुल नहीं मानता है, मतलब राज्य को मानता है लेकिन ज़्यादा नहीं मानता है, ठीक है। तो इतना कुछ साम्यवाद। तो मोटा मोटी तौर पे साम्यवाद का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साम्यवाद एक ऐसा समाज है, एक ऐसा साम्यवादी विचारधारा, एक ऐसा विचारधारा है जो कि पूरी की पूरी दुनिया, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा समाज में एक ऐसी समानता लाने का बात करता है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, पूरा दुनिया को एक मान के चलता है, सभी को उच्च नीच से वंचित करके एक ऐसा समाज का स्थापना करने का, समतामूलक समाज का स्थापना करने का प्रयास करता है, जिसमें किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष ना हो, जिसमें किसी प्रकार का पूंजीपति का अधिकार ना हो, किसी एक व्यक्ति के ऊपर समाज टिका हुआ ना हो, और हम लोग बोल सकते हैं जो कि वर्ग संघर्ष के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से साम्यवाद का हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। तो आई होप ये हम लोग का 50 मिनट का चर्चा जो है, ये बहुत लंबा चर्चा हम लोग का रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको साम्यवाद का एक भी पॉइंट आपको जो बोलता है कि छूटा ना होगा, आपको पूरा का पूरा साम्यवाद समझ में आ गया होगा यदि आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो पे बने हुए हैं, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें बात किया जाए तो भी और बहुत देर बात किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा मोड़ा जानने के लिए साम्यवाद काफ़ी है। यहाँ से आप लोग पूरा देश की परिकल्पना कर सकते हैं। रूस का अब इतिहास पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, अब चीन का इतिहास पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, जो कि हम लोग पढ़ने भी वाले हैं चीन का इतिहास। इसीलिए चीन का इतिहास पढ़ने से पहले हम साम्यवाद के बारे में आप लोग को बता दिए। और एक कम्युनिस्ट का बात आता है, तो कम्युनिस्ट जो है ना, कम्युनिस्ट के बारे में कभी और थोड़ा मोड़ा बात करेंगे। कम्युनिस्ट में ज़्यादा बात करने का बात है नहीं, थोड़ा मोड़ा बात करेंगे, कम्युनिस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को, वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत तरह तरह का वीडियो लाते हैं। ये वाला वीडियो थोड़ा टॉपिक से हम लोग का हट के था, हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान के टॉपिक से थोड़ा सा हट के ये वाला वीडियो था, क्योंकि आगे का टर्म समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, और जो भी चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ हम आपको बताएंगे, ये हम आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लगे, लेकिन उसको ख़त्म करके ही आगे हम लोग बढ़ने का ट्राई करेंगे। अब मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।